लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में भी चरम पर है और महाराष्ट्र में जो चुनाव का सेंटर है उस बारामती में हम इस वक्त हैं और हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी के साथ में। पवार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। आपके लिए महाराष्ट्र का इलेक्शन क्या है और खास करके बारामती का चुनाव, पवार वर्सेस पवार ये चुनाव यहां पर देख रहे हैं हम लोग, या शरद पवार वर्सेस बीजेपी ये चुनाव हम यहां पर देख रहे हैं? ये तो इलेक्शन यहाँ का इम्पोर्ट है, तो पवार वर्सेस पवार नहीं, पवार वर्सेस सूले है। हमारी जो कैंडिडेट है सुफिया सूले 3 बार यहाँ से चुनकर गई। पार्लियामेंट परफॉर्मेंस में इनका देश के संसद में बहुत ऊपर नंबर है और कॉन्स्टिट्यूंसी से रिश्ता भी उनका गहरा है। और इनका ये चुनाव है, ये बात सच है कि इस चुनाव में हमारे परिवार के सदस्य आज एक अलग रास्ते पर गए हैं और इसके लिए जगह जगह पर इस चुनाव के बारे में लोग जानना चाहते क्या होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत कम होते हैं चुनाव जहाँ किसी बड़े नेता की बेटी और उनकी भाभी के खिलाफ एक तरह से लड़ाई हो जाती है। इस तरह की ये तो राजनीतिक लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं इससे आपको लगता है कि आपका परिवार बिखर गया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार आप रखते हैं? बात ऐसी कि परिवार कई सालों से ये परिवार एक पॉलिटिकल लाइन लेकर काम करने वाला परिवार था। आज जो अलग लड़ रहे हैं वह अलग लड़ने से पहले, इससे पहले जो चुनाव उन्होंने कॉन्टेस्ट किए, ये सभी चुनाव में आज हम ये सोफिया जिस राजनीतिक दल से ये चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही थी उसी दल से वो कॉन्टेस्ट करके कई बार जीते थे। पर वो कह रहे हैं, वो अजीत पवार कह रहे हैं असली एनसीपी तो वो है। वो कोई भी कह सकते हैं, मगर महाराष्ट्र ने देश को जनता को मालूम है कि एनसीपी का फाउंडर कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनी की, ये लोगों को किसने अपॉर्चुनिटी दे दी, इन लोगों को गवर्नमेंट से लेने का जब मौका आ गया तो किसने सिलेक्शन किया, ये सब लोगों को मालूम है। और ये होने के बाद हमने ये कहना हम असली है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज वो बीजेपी के साथ गए हैं, उनका ये कहना है कि मेजॉरिटी विधायक चाह रहे थे कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, आप नहीं चाह रहे थे, आप तानाशाह की तरह पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? सीधी बात है कि जो कहते बीजेपी के साथ जाना, कल जब वो चुनाव के लिए खड़े थे तो बीजेपी के साथ थे। इनके सामने वाला जो कैंडिडेट था, प्रत्याशी था, वो बीजेपी का था। जो बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी को डिफीट करके चुन कर आ गए, वो आज बीजेपी में जाने की बात करते हैं। ये अपॉर्चुनिज्म है। ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव केवल सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार नहीं है, शरद पवार बनाम अमित शाह है। गृह मंत्री चाहते थे कि अजीत पवार की पत्नी लड़े यहाँ से, उन्होंने ये कंडीशन रखी थी। क्या ये सही है? क्या ये अमित शाह बनाम शरद पवार की लड़ाई? हमने सुना है हमारे कुछ साथियों से कि ये इस लाइन पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। मुझे भी कहते थे बार बार आप भी चलिए, क्योंकि ये हम नहीं चलेंगे तो हमारे खिलाफ ये एजेंसी एक्शन लेंगे। अब प्रफुल्ल पटेल साहब के जो इसमें मेन आर्किटेक्ट है, उनके घर पर आज ईडी का कार्यालय ऑफिस सेटअप किया है। उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा ईडी ने हाथ में लिया था। वो बार बार दिखाते थे ये देखिए ये मेरा हो रहा है, बाकी सब लोगों का ये होने वाला है। तो इसलिए झंझट में वो छोड़िए, चलिए इनके साथ। तो ये सब ईडी ने करवाया है, आप कह रहे हैं कि ईडी के दबाव में अजीत पवार ने आपकी पार्टी छोड़ी और ईडी के दबाव में आज उनकी पत्नी आपकी बेटी के खिलाफ लड़ रही है। ईडी का इस्तेमाल करके जो लोग गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन लोगों ने ऐसे कुछ कदम उठाए कि जिससे हमारे कई साथी
वो जो कहते हैं उस रास्ते से जाना चाहिए, इस वो थोड़ा आगे। क्या आपको लगता है सर कि ये इसलिए भी हुआ है कि बीजेपी अकेले के दम पर यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है? क्या इसके वजह से ये घटक दल साथ में किए गए? आपका एमवीए का अरिथमेटिक उनके सामने हावी हो रहा था? सीधी बात है, बीजेपी को पूरा भरोसा था कि वो जीतेंगे नहीं। यहाँ जीतना हो तो कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो पावरफुल है पार्टीज, लाइक शिवसेना हो या एनसीपी हमारी हो, इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए। ये पार्टी कैसी विवेक होगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, ये एजेंसीज हो या सब्सटेंशियल फाइनेंशियल पावर, ये सब का इस्तेमाल करके ये करने का हो गया। आज बीजेपी के लीडरशिप का था, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था ये स्टेट हमारे हाथ में आएगा। तो क्या इसके वजह से उनका अरिथमेटिक स्ट्रांग हो गया है? दो बड़ी पार्टियां टूट गई है, 40-40 विधायकों के साथ में पार्टी का नाम और सिंबल भी लेके दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ चली गई। क्या इससे उनका अरिथमेटिक बेहतर होगा एनडीए का महाराष्ट्र में? नहीं, अरिथमेटिक बेहतर होगा या नहीं होगा, तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। मैं जो महाराष्ट्र में देखता हूँ, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा पब्लिकली, 2 पार्टी तोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, तो लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी पर, प्रोग्राम पर डिफीट किया तो समझ सकते हैं, मगर अथॉरिटी हाथ में लेकर पार्टी को दबाना, तोड़ना, लोगों के खिलाफ ऐसे कदम उठाना कि वो डर के मारे आपके पास आएंगे, और ये ओपन नहीं करना, एडमिट करना, ये आम लोगों को पसंद नहीं। आखिरी सवाल, 48 सीटें हैं लोकसभा में महाराष्ट्र से, क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में मोदी फैक्टर हावी रहेगा? मोदी की गारंटी जो प्रचार चल रहा है, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होनी है, 400 पार होगा, क्या आपको लगता है बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी? देखिए क्या होता नहीं, है, पर आपका क्या? हमें तो लगता है कि चाहे महाराष्ट्र हो, लास्ट इलेक्शन में एंटायर अपोजिशन को 5 या 6 जगह थे, यहाँ 50% सीट मिलेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। 50% सीट महाराष्ट्र की मिलेगी तो इंडिया मुझे अलायंस। आश्चर्य नहीं लगेगा। और नेशनल लेवल पर भी आज जो मोदी का करिश्मा था वो रहा है, ऐसे हमें लग नहीं रहा। लोग ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर, गवर्नेंस, पैसा, इसका इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसको, मगर लोग जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, ये कमिटमेंट उन्होंने पूरे किए नहीं। बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जिससे कुछ बात नहीं, ऐसी भावना लोगों के मन में आ रही है, और इसका इम्पैक्ट हमें इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ तक महाराष्ट्र के बाहर की बात है, मैं बाहर अभी गया नहीं, यहाँ का होने के बाद जाऊँगा, और तब नेशनल लेवल के सीन के बारे में मैं ऑथेंटिक आपको बताऊँगा, आज नहीं।